बीकॉम सेकेंड ईयर हिंदी माध्यम के छात्रों, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि मेरे पुराने वीडियोस में मैंने कहा था कि मैं अब जो वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड होंगे। हिंदी में बोला जाता है वेतन शीर्षक से आय। सबसे पहला सवाल तो आपके सामने ये आएगा कि सैलरी मीन्स का। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो बहुत कुछ इंग्लिश दिख रहा है। अब टेक्निकली आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि द सब्जेक्ट इज रिलेटेड विद प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एज वेल एज द थेरेटिकल पोर्शन। थेरेटिकल पोर्शन इसका यूनिट 1 है, जो मेरे शुरुआती लेक्चर्स जो वीडियो के हुए थे आज से करीब 3-4 महीना पहले, उसी के अंदर में मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। आपको सीरियली नंबर से चेक करने पड़ेंगे। आज हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी की। जो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम आते थे उसमें आपको बड़े गणित सॉल्व करने पड़ते थे, जिसमें एक व्यक्ति की टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी निकालनी होती थी। चूँकि अब ये लगभग डिसाइड है कि आपकी जो परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव मोड में होने जा रही है, ऑनलाइन मोड में होने जा रही है। इसीलिए आपने अब तक देख लिया होगा कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर में मैंने MCQ की PDF भी सेंड की हुई है, जो आपको चेक करना है। तब कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको बेसिक कंसेप्ट भी समझ में आए और आपका पर्पस भी जो एग्जामिनेशन का वो सॉल्व। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि सैलरी का मीनिंग क्या होता है, तो सैलरी का मीनिंग कुछ देर के बाद बताता हूँ। पहले तो ये समझ जाइए कि सैलरी आखिर है क्या। तो उसके लिए जैसा मैंने इंग्लिश में आप बताने की कोशिश की है कि फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज एन एम्प्लॉई इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंटरप्राइजेस। कोई भी एक व्यक्ति जब उसके अंतर्गत जो भी क्वालिफिकेशंस है, जो उसकी शैक्षणिक योग्यता है, जो कार्य का अनुभव है, जो उसको प्रायोगिक तत्व पर उसके पास में नॉलेज है, उन सबके भरोसे किसी शासकीय संस्था या अर्धशासकीय संस्था या प्राइवेट कंपनी या किसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशंस में एक कर्मचारी के रूप में काम करता है और बदले में उसको जो रेम्यूनरेशन मिलता है, मानधन मिलता है, वो कहलाता है वेतन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सैलरी। लेकिन अक्सर विद्यार्थियों जो इनकम टैक्स की परिभाषा के अनुसार वेतन का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। आपको ये लग रहा होगा कि भी मान लो मैं कॉलेज में वर्क कर रहा हूँ और मुझे यदि 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है तो वही मेरी सैलरी है क्या। सामान्य तौर पे सबको ऐसे ही लगता है, लेकिन दरअसल इनकम टैक्स में सैलरी को इससे बढ़ाकर बताया गया है। और इसलिए अब हमको मुद्दे पे आना पड़ेगा कि सैलरी का मतलब तो वही है, ठीक है कि भाई मैं यदि कहीं पर काम कर रहा हूँ और अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बदले में मुझे जो पैसा मिल रहा है वो है सैलरी। लेकिन सैलरी का मतलब केवल नगद रकम के माध्यम से मिलने वाली सैलरी ही सैलरी नहीं कहलाती है, बल्कि सैलरी के अंदर में और भी कई चीज जुड़ती है। जैसे सैलरी के अंदर डीए के बाद में हाउस रेंट अलाउंस, इसको बोला जाता है घर भाड़ा भत्ता। इंग्लिश में वर्ड है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस यानी घर, रेंट यानी भाड़ा, किराया, और ए यानी अलाउंस। अलाउंस जो है इसको हिंदी में बोला जाता है भत्ते। सैलरी के अलावा भत्ता। यदि मान लो आपको अच्छी से नौकरी लग गई और यदि गढ़चिरौली जिले में आपको नौकरी करने जाना है और मान के चलो थोड़ी देर के लिए आपको पुलिस की ड्यूटी लगी, एक पुलिस वर्धा में ड्यूटी कर रहा है, एक पुलिस गढ़चिरौली में ड्यूटी कर रहा है। गढ़चिरौली वाले को वर्धा की तुलना में थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा मिलेगी। दरअसल वो सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती है उसको। गढ़चिरौली चूँकि आदिवासी एरिया है, रिमोट एरिया है, वन क्षेत्र का एरिया है, तो उसको एडिशनल भत्ता मिलता है ज़्यादा का। जैसा कि कई चीज आती है, देखो मैंने यहाँ किया है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। तो अलाउंस का मतलब भत्ते। भत्ते का नाम परक्विस्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को रहने के लिए रेंट फ्री हाउस देती है। मान लो थोड़ा देर के लिए आपको दिल्ली में नौकरी लग गई अच्छी कंपनी के अंदर में। अब दिल्ली में आपका क्या है, कोई मकान है, कुछ है, नहीं है, तो फिर आपके पास में 2 रास्ते हैं। एक तो आपको किराए का मकान लेके रहना पड़ेगा, या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो कंपनी भी आपको मकान प्रोवाइड कर सकती है। अब वो कंपनी 2 प्रकार से कर सकती है। एक तो बोलेगी कि हमने मकान तुमको दिलवा दिया, भैया तू किराया देते बैठ। या हो सकता है कंपनी अच्छी खासी बड़ी है, उनकी खुद की कॉलोनी होगी, तो आपको बोलेगी आपको हमारे यहाँ नौकरी करना है, हमारी एक शर्त है, आपको हमारी बनाई हुई कॉलोनी में ही रहना होगा, आपको किराया देने की ज़रूरत नहीं। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया हो गया, दिल्ली जैसी जगह में मुझे सर्विस मिल गई है
और सर्विस के साथ साथ मुझे रहने के लिए फुकट में मकान भी मिला। ये फुकट में मकान थोड़े देर के लिए अच्छा लगता है। इनकम टैक्स की परिभाषा के अनुसार आप जहां नौकरी कर रहे हैं उस कंपनी की तरफ से यदि आपको फुकट में रहने के लिए मकान मिला है तो भी उसका एक वैल्यूएशन होता है और वो वैल्यूएशन आपकी तनख्वाह में जुड़ जाता है। जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तब आपको पता चलता है कि मुझे जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि मकान फुकट में मिल गया। तो इनकम टैक्स वाले उसका वैल्यूएशन निकालते हैं कि मंसूरी साहब आपको फुकट में रहने के लिए मकान मिला है, उसकी कीमत इतनी होती है, ये भी आपके सैलरी में जुड़ेगा। आप उन्हें अच्छा ठीक है भैया जोड़ लो। अब आप कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, कंपनी ने आपको कंपनी के काम से इधर उधर आने जाने और आपके भी व्यक्तिगत काम के लिए एक कार दे करके रख दी, ड्राइवर दे करके रख दिया और उसका पूरा खर्चा भी कंपनी कर रही है। यानी कंपनी क्या बोली, मंसूरी साहब आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है ये लो हमारी तरफ से कार, पेट्रोल का खर्चा भी हम ही देंगे, ड्राइवर भी हम ही देंगे, लेकिन तुम काम बढ़िया करके दो। मैं बोला खुश ही खुश, बात क्या बात है, तो काम तो मैं अच्छा करके दूंगा ना। हाँ, लेकिन जब इनकम टैक्स जमा करूंगा तब इनकम टैक्स वालों मुझसे पूछेंगे मंसूरी साहब कार मिली है क्या? हाँ जी। किसकी है? कंपनी की है। खर्चा कौन कर रहा है? कंपनी। ड्राइवर दिया है क्या? हाँ। ड्राइवर का तनख्वाह भी सर कंपनी। आप अपनी जेब से क्या दे रहे? हट कुछ नहीं दे रहा। तो ज़्यादा खुश मत हो, इतने इतने रुपए उसकी कीमत होती है, ये आपकी सैलरी में आप जोड़ी जा रही है। अब आपको समझ में आ रहा है कि कार फुकट में नहीं थी, उसकी भी कीमत निकाल करके जोड़ रही है। लंच फैसिलिटी, लंच फैसिलिटी का मतलब है कि भाई आप रहना कहीं और दूर है और कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी बोलती है आपको लंच टाइम दिया जाता है 1 घंटे का। अब आप 1 घंटे में खाना वाना खाओ और अपना आ जाओ। साथ ही वो आपको धीरे से ये भी बोलती है आप यदि चाहो तो कंपनी की खुद की कैंटीन है, वहाँ आप लंच कर सकते हो, आपको हम लंच प्रोवाइड करवा देंगे और पैसे भी मत देना। ये भी बोल रहा है वो कि पैसे भी मत देना। तो आपने कहा यार बहुत बढ़िया बात है, फुकट में खाने मिल रहा है 1 टाइम का, तो क्यों नहीं बोलूँगा। आपने बोल दिया हाँ। अब जब आप टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बल्कि आपकी कंपनी खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देती है कि ये मंसूरी बहुत शातिर आदमी है, ये सैलरी के अलावा इसको हमने धीरे से बताया ना, उनने फुकट का मकान दिया जुड़ गया सैलरी में, कार दी जुड़ गया सैलरी में। अब ये भी बता रहे ये जब भी वर्किंग डे रहा हर दोपहर को हमारे यहाँ पर खाना खाता है फुकट में। फुकट में मतलब हमने प्रोवाइड किया हुआ है, तमीज के साथ में बोलते हैं वो, लेकिन वो अपने लिए परक्विस्ट है। अब परक्विस्ट है तो इसमें इनकम टैक्स का रूल है। यदि अब कंपनी जो आपको खाना दे रही है उसकी क्वालिटी भी तो दिखाई देगी ना। अब क्वालिटी दिखाई दे रही है तो कंपनियां सीधा बोलती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आपको 50 रुपए थाली तक माफ है। अब मान लो जो खाना वो कंपनी दे रही है उसका ओरिजिनल रेट ही 70 रुपए, लेकिन तुमसे तो एक भी पैसा नहीं ले रहे ना। हाँ नहीं ले रहे ना सर, तो फ्री लंच की फैसिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 50 रुपए की थाली यदि होंगी तो ठीक है वो आपको फुकट में मिल जाएगी, आप मन धन से खाइए, आपके इनकम टैक्स में नहीं जुड़ेगा। लेकिन यदि उसका रेट 70 रुपए है, अरे 70 रुपए, तब फिर इनकम टैक्स बोलता है कि 50 रुपए तक की थाली फुकट में मिल जाएगी आपको, लेकिन ऊपर के 20 रुपए सर मैंने तो कुछ नहीं दिया ना, आप तो खाना ही खा रहे हैं, आपने पैसे दिए क्या? एक भी नहीं। थाली का रेट क्या है? 50 माफ, आप और खा रहे हैं, पैसे दिए क्या? नहीं। थाली का रेट कितना? 70, 50 रुपए तक माफ है, तो 20 रुपए आपको देना नहीं पड़ेगा, यह आपके सैलरी में जुड़ जाएगा। तो ये मैं मुद्दे क्यों बताया कि ये टैक्सेबल अलाउंस जो भत्ते होते हैं वो भत्ते जुड़ जाते हैं। आप बाहर जाते हैं, बाहर जा रहे हैं तो आपको होटल वगैरह, बड़ी बड़ी कंपनियां बोले तो क्या दुनिया की दौलत उनके पास में रहती है। आप बोले मैं सर दिल्ली में सर्विस कर रहा हूँ, कंपनी के काम से चेन्नई गया तो कंपनी में कहाँ रुकूंगा? कंपनी बोलती है हमारे होटल में रुको, अच्छी बात है। अब आप ऑफिस के काम पूर्ति होटल में रह रहे हैं तब तो ठीक है, वो आपकी इनकम में नहीं जुड़ेगा। लेकिन दरअसल जब आपको घूमने के लिए मिल रहा है चेन्नई तो आप अकेले नहीं जाते ना, आप तो फैमिली लेके जाते हैं। और कंपनी को बोलते सर 2 दिन का काम है, मैं ऐसा करता हूँ ना 2 दिन और रुकता हूँ सर, छुट्टी मेरे को अलाउ कर दो। कंपनी बोलती वेरी गुड ठीक है। तो आप गए चेन्नई, 2 दिन कंपनी का काम किए, लेकिन रुके 4 दिन। तो 4 दिन में बाद के जो 2 दिन आप रुके भैया वो काहे के लिए रुके? तो सर फैमिली को लेकर के गया था, बढ़िया उनको मैरीना बीच वगैरह दिखाया ना, अच्छी बात की। रुकी कहाँ थी सर? कुछ कंपनी का हमारा होटल था, कोई खर्चा नहीं, खाना वाना सब ऐसा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है मंसूरी साहब आप 4 दिन वहाँ रहे? हाँ जी। खाना वाना भी खा? बिल्कुल।
पूरी फैसिलिटी का सुख भोग ली, बिल्कुल भोग लिया। कंपनी का काम कितने दिन की? 2 दिन, बाद के 2 दिन एंजॉय किया। हाँ, तो वो 2 दिन का सब कुछ मतलब सर मैंने दिया नहीं हूँ कुछ भी। हाँ, नहीं दिया हूँ तो भी वो आपकी वेतन में जुड़ेगा। बात आई समझ में? अब ऐसे बेटा कई सारी चीज़ें हैं। मजबूरी ये है कि अपने को जो गणित बनाने हैं वो बड़े गणित नहीं बनाने। तो आपको मूल बात तो ये समझनी होगी कि जो भत्ते होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, और उसके अंतर्गत जैसे एजुकेशनल अलाउंस है। अब कुछ अलाउंस यानी थेरेटिकल प्रश्न यदि पूछा तो भत्ते कितने प्रकार के होते हैं? तो भत्ते होते हैं कर मुक्त भत्ता, कर योग्य भत्ता और अंशतः कर योग्य भत्ता। आप बोलिए सर बड़ी भारी भारी लैंग्वेज है, इसीलिए इंग्लिश में बोलना पड़ता है। फिर टैक्सेबल अलाउंस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, एग्जम्प्टेड अलाउंस। एग्जम्प्टेड अलाउंस यानी कि कर मुक्त भत्ते, ऐसे भत्ते जिस पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगता है, वो आपकी इनकम में जुड़ता भी नहीं है। सामान्यतः जो वाहन भत्ता होता है सर्विस डिस्चार्ज करने के लिए, कन्वेंस अलाउंस जिसको बोला जाता है, वो भत्ता आपका पूरी तरह से माफ होता है, उसके ऊपर में कोई टैक्स नहीं। मेडिकल अलाउंस, अब मेडिकल अलाउंस ये ऐसा भत्ता है जो मिलता है आपको अपने मेडिकल खर्च करने के लिए, लेकिन ये पूरा टैक्सेबल है। पूरा टैक्सेबल इसीलिए कि मेडिकल अलाउंस मिलता है, आप खर्चा करना करो, नहीं करना है मत करो। देयरफॉर अब चूंकि ये कन्वेंस अलाउंस पूरा माफ, मेडिकल अलाउंस पूरा टैक्सेबल। मनोरंजन भत्ता, इंटरटेनमेंट अलाउंस, अब ये जो इंटरटेनमेंट अलाउंस है इसकी फिर 2 कैटेगरी हो जाती है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एक प्राइवेट एम्प्लॉई। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मनोरंजन कर भत्ते से छूट है, लेकिन आम एम्प्लॉय को उससे छूट नहीं है। ऐसी कई बातें आती है। अब कुछ होते हैं अंशतः कर मुक्त भत्ते, यानी कुछ टैक्सेबल कुछ नॉन टैक्सेबल। उसमें जो आपके परीक्षा के काम की सबसे सॉलिड आइटम है वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आना ही आना है, लिख करके रख लीजिए आप। एजुकेशनल अलाउंस, आपके यदि बच्चे हैं तो आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए शिक्षा भत्ता प्रति माह 100 रुपये, एक लड़के के पीछे 2 लड़कों तक की फैसिलिटी आपको कंपनी के तरफ से या आपके मालिक के तरफ से मिलती है, वो माफ है। माफ कैसी कि मान लो मैं यदि सर्विस में हूँ और मुझे मेरे बच्चों के लिए कन्वेंस अलाउंस एजुकेशनल अलाउंस मिल रहा है 200 रुपये प्रति माह प्रति लड़का। अब मान लो 2 बच्चे और कंपनी कितनी दे रही है? 200 रुपये एक लड़के के पीछे। देखिए इनकम टैक्स का रूल क्या बोलता है कि जो छूट मिलेगी आपको वो पर स्टूडेंट 100 रुपये, और वो भी केवल 2 लड़कों तक। अब किसी के 3 लड़के 4 लड़के लड़कियां रहती है, आपको ख्याल रखना है कि एजुकेशनल अलाउंस माफ कितना होता है? तो होता है 100 रुपये पर चिल्ड्रन पर मंथ अप टू 2 चिल्ड्रन। यानी सीधी सी बात है, 100 रुपये महीने से 12 महीने के कितने हो गए? 1200 रुपये। 1200 रुपये एक लड़के का, तो 2 लड़के का 2400। यानी किसी भी परिस्थिति में एजुकेशनल अलाउंस यदि 2400 से ज़्यादा मिल रहा है तो वो पूरा बाद में 2400 की मान लो 3600 मिला, लेकिन आपको बारीक देखना पड़ेगा कि 3600 मिला से काम नहीं चलता है। 3600 मिल गया मतलब 300 रुपये महीना मिला। कितने लड़कों के लिए मिला? मतलब 3 लड़कों के लिए, तो 2 ही लड़कों का आपको अलाउड है, एक लड़के का अलाउड नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर नहीं 2 ही लड़कों का मिला है लेकिन 3600 मिला है। अब 2 लड़कों का मिला है 3600 मिला है, तो 3600 पूरा का पूरा माफ नहीं होगा, क्योंकि माफ होगा 1200 रुपये पर चिल्ड्रन के हिसाब से, 2 लड़कों का 2400, तो जो 1200 रुपये है वो टैक्सेबल हो जाएगा। वही बात यदि आपका लड़का हॉस्टल में पढ़ता है तो कंपनी हॉस्टल अलाउंस भी देती है। ये सब सैलरी के अलावा मिल रहा है। तो हॉस्टल अलाउंस जो है वो 300 रुपये प्रति लड़का, 2 लड़कों के लिए, मतलब 300 यानी कि भारतीय 36, एक साल का 3600 रुपये एक लड़के का, तो 2 लड़के का 7200 रुपये। इस तरह से ये आपको कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। लीव इनकेसमेंट का मतलब होता है कि भाई कंपनी की तरफ से छुट्टियां मिलती हैं। यदि कोई एम्प्लॉय छुट्टी नहीं लेता है तो उसकी छुट्टी जमा रहती है, वो छुट्टी को बेच सकता है।
उसको पैसा मिलता है। अब छुट्टी बेचा और पैसा मिला तो आप बोलो सर ये भी सैलरी है क्या? बिल्कुल सैलरी है। तो सर उससे अच्छा तो उससे छुट्टी पे चले जाना था, तो जाना था, नहीं गया है, उसने पैसे लिया है, तो ये उसके सर्विस का पार्ट बनता है। अब फिर भी सैलरी का मतलब देखिए, तो कुल इनकम, यानी क्वेश्चन है कि भी व्हाट इज द टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी, तो ये सैलरी में सब आ जाएंगे। फिर ये प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन करना पड़ता है। यदि जीपीएफ है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, तो एक कर्मचारी के अकाउंट में 12% से ज़्यादा का यदि कंपनी कंट्रीब्यूट करती है तो एडिशनल ऊपर का अमाउंट जो है वो उसकी सैलरी का पार्ट होगा, सैलरी में जुड़ जाएगा। लिख कर क्या आता है कि कंपनी हैज कंट्रीब्यूट 13% ऑफ हिज सैलरी इन द प्रोविडेंट फंड। तो बिकॉज 13% कंट्रीब्यूट किया है, एज पर इनकम टैक्स 12% अप टू 12% इज एग्जम्प्टेड, देयरफॉर 1% विल बी टैक्सेबल। फिर पीएफ पर इंटरेस्ट है, वो भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक एग्जम्प्ट है, 9.5% तक। तो जो ऊपर का ब्याज है वो आपके इनकम में प्लस हो जाता है। इस तरह से अब प्रश्न उठता है कि सर जब पीएफ पे 13%, उसके लिए सैलरी का मतलब ओनली बेसिक सैलरी होता है, सारी सैलरी जोड़ने की जरूरत नहीं। सबसे भारी मामला आता है वेरिएबल द एचआरए और रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। इसकी जब वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ती है तब सैलरी का मतलब होता है सैलरी प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। यानी आप बोलो सर ये बोनस कमीशन ये कहाँ से सैलरी में आ गया? आता है ना। यदि आप मान लो कोई बहुत बड़ी कॉटन मिल्स के अंदर में, कपड़ा मिल के अंदर में सर्विस कर रहा है, तो कंपनी आपको ऑप्शंस देती है, यदि आप सैलरी के अलावा हमारे कपड़ों की बिक्री बढ़ाओगे तो आपको सेल पर कमीशन मिलेगा, बहुत अच्छा काम करोगे तो दिवाली में बोनस मिल जाएगा। तो सैलरी भी मिली, कमीशन भी मिला, बोनस भी मिला, जो मैं यहाँ लिखना भूल गया सबसे शुरू में। यानी सैलरी में सैलरी प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस डीए प्लस टैक्सेबल अलाउंस प्लस परक्यूइस्ट ऑल थिंग्स is equal to total salary. But salary for PF is only basic salary, and salary for HRA and residential accommodation is equal to salary plus taxable allowances. Hope आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है अभी आने वाले दिनों में आप कंटिन्यू वीडियो लेक्चर्स को फाइंड आउट कीजिए। आज मैंने जस्ट समराइज किया हुआ है, इसके बाद के वीडियो लेक्चर्स में इसके एक एक मुद्दों के ऊपर में डिटेल डिस्कशन करता हुआ वीडियो लेक्चर आपको सेंड करूंगा। जैसे कि एचआरए का पूरा कैलकुलेशन कैसे होता है ये आपको उस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस उसका कैलकुलेशन कैसा होता है वो बताऊंगा। पीएफ, इंटरेस्ट ऑन पीएफ एंड सो मेनी थिंग्स, ये जितने मैंने भत्ते परकिस्ट वगैरह बोले हैं, इन सब के कैलकुलेशन कैसे होते हैं ये आने वाले वीडियो में आपको दिखेंगे। होप आप कंटिन्यू वीडियो भी देखोगे और जो पीडीएफ सेंड किया है उसको फॉलो करोगे। थैंक यू।